बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सदर आरिफ अलवी ने अपने कप्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो सरप्राइज़ दिया है, और इस सरप्राइज़ से इमरान ख़ान को जो दो बड़े सियासी झटके लगे हैं, इस बड़ी ख़बर से हम अपने वीलॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, उस पर पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो बेंच सुकड़ के 7 रुकनी बेंच बन गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 7 रुकनी बेंच के भी टूटने का इम्कान है। 2 जजेस जो हैं इस केस को सुनने से माज़रत कर सकते हैं। तो ये क्या मामला है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये भी आगे चल के आप नाज़रीन को बताएँगे। और तीसरी ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ है। कुछ अहम मुलाकातें और मुख्तदर हलकों का पैगाम, उसका नवाज़ शरीफ के साथ क्या लिंक है, इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब का बड़ा सरप्राइज़ और इमरान खान साहब के लिए 2 बड़े सियासी झटके, ये क्या मामला है, इस खबर से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कल नाज़रीन कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने कहा कि IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा होना है, उस सिलसिले में बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। और उन्होंने कहा कि हम 215 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस जो हैं, यानी 215 अरब रुपए के टैक्सेस का जो बोझ है वो आम पे डालने जा रहे हैं। 10 रुपये उन्होंने कहा कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें इजाफा करेंगे, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में, यानी 10 रुपये का इजाफा जो है वो जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो बजट है मंजूर हो चुका है, तो अब ये 10 रुपये का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो टैक्सेस हैं उसमें भी इजाफा करेगी। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी की खरीद और ख़रीदारी के ऊपर जो है वो टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा जिसकी तनख्वाह है उस पर 2.5% जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, उसकी शरह बढ़ा दी गई है। और भी बहुत सारी इस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन कल जब ये तमाम बातें वो कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बता रहे थे, एक और बड़ी अहम बात की इसहाक़ डार साहब ने। उन्होंने कहा कि ये बजट जो है वो आज पास हो जाएगा। आज संडे के दिन की वो बात कर रहे थे। इसके बाद एक खुसूसी फ़्लाइट जो है वो हज के लिए जा रही है। तो आप जो अरकान असम्बली हैं उस फ़्लाइट में जाएँ, खसूसी तैयारी के ज़रिए जाएँ, सऊदी अरब में हज अदा करें और पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए वहाँ पे जाके दुआ करें। अच्छा, ये वज़ीर ख़जाना का कहना था। इसके बाद जो PTI के ट्रोल्स हैं, जो PTI के सोशल मीडिया टीम है, उसने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो तूफ़ान बर्पा कर दिया, कोहराम बर्पा कर दिया कि देखें जी, ये इम्पोर्टेड आए हैं, PDM की हुकूमत आई है, मुफ्त में हज किए जा रहे हैं, खसूसी तैयारे PI के लेके जो है वो अरकान असम्बली अब जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ पे हज अदा करेंगे। और ये इस किस्म के सवाल उठाए जा रहे थे। तो ये बहस अपनी जगह पे आज इस सारे मामले की जो है वो वजाहत कर दी है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि कोई मुफ्त में जो है वो हज पे नहीं जा रहा, बल्कि जो भी जाएगा वो अपने पैसे अदा करके जाएगा। लेकिन आखिर जो फ़्लाइट रखी गई थी हज ऑपरेशन की, वो स्पेशल फ़्लाइट थी। उसमें अरकान असम्बली भी जा रहे हैं जिन्होंने हज की सादत हासिल करने के लिए पैसे अदा किए हैं, और बाकी लोग भी जाएंगे जिन्होंने इस सिलसिले में जो डी अमाउंट है वो पे कर रखी है। अच्छा, इसके ऊपर तो जैसे मैं कह रहा था कि कोहराम बर्पा हुआ, एतराज़ उठाएगा कि देखें वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं अरकान को मुफ्त लेके जो है वो हज पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है। आज सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो हज के लिए रवाना हुए हैं। ना सिर्फ वो हज के लिए रवाना हुए हैं, बल्कि उनके साथ 52 अफराद का डेलीगेशन है। तो वहाँ पे तो बड़ी ज़ुबानें खुली, बड़े फेफड़ों का अंदर से ज़ोर लगा के जो है वो कहा जा रहा था कि देखें हुकूमत जो है वो पैसा ज़ाया कर रही है, लोगों को मुफ्त हज करवाया जा रहा है। तो ये सदर साहब जो 52 रुकनी वफ़द लेके गए हैं, इस पर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि सरकारी हज, क्योंकि ये सरकारी हज है प्योरली। तो ये 52 रुकनी जो वफ़द लेके गए हैं सदर साहब, इस पर भी कोई सवाल उठाए ना, इस पर भी कोई बात करे ना। लेकिन इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ज़बान जो है वो गंग हो जाती है, ज़ुबान को ताले पड़ जाते हैं। लेकिन आज़ीन, सदर आरिफ अलवी साहब का सऊदी अरब जाना हज की अदायगी के लिए ये खान साहब के लिए डबल सियासी झटका है, डबल सरप्राइज़ भी है। एक तो सदर साहब एक ऐसे मौके के ऊपर जो है वो हज की अदायगी के लिए चले गए जब आज के दिन में ही एक कानून जो है वो हुकूमत ने कौमी असम्बली से मंजूर करा ले। वैसे तो पहले कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था, फिर सेनेट में गया था, सेनेट में उसमें कुछ तरमीम शामिल की गई थी, बाद में वो कानून दोबारा कौमी असम्बली से पास होना था। तो आज वो कानून जो है वो कौमी असम्बली से पास हो गया है। अब यह कानून क्या है, एक तो इसमें जो इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को मिल गया है। सदर साहब जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, इलेक्शन की तारीख देने से उनका कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि अब जो पंजाब इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 14 मई वाला, जिस पर लिटिगेशन भी चल रही है, वो फैसला भी इस कानून साजी के बाद आप ये कह लें कि गैर मौसर हो गया, क्योंकि अब तारीख देने का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो चुका है। और होना नाज़िम ये है
कि बिल तो आज कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया और आज के दिन ये बिल जो है हमने आपके साथ गलबन किसी व्लॉग में खबर शेयर की थी कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत का प्लान ये है कि जब सदर साहब हज पे जाएंगे तो ये जो कानून है इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है इलेक्शन की तारीख के हवाले से, इलेक्शन के तारीख के अख्तियारात देने के हवाले से, ये कानून पास करवा के फौरी तौर पर जो सादिक संजानी साहब हैं सदर साहब के जाने के बाद वो कायम मकाम सदर बन जाएंगे, उन्हें भेज के उनसे दस्तखत करवा के इसको कानून की शक्ल दे दी जाएगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो कानून तो पास हो गया है इलेक्शन की तारीख के हवाले से, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है जो खान साहब के लिए, जो मैं कह रहा हूँ कि डबल सियासी झटका है। इसमें वो कानून भी, वो प्रोविज़न भी, वो अमेंडमेंट भी मंजूर हो गई है कि जिसमें ताहयात नाहली जो है उसको अब चेंज करके उसमें मयाद 5 साल की डाल दी गई है कि जहाँ पे नाहली की मयाद नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 62(1)(f) में, आर्टिकल 63 में जहाँ भी किसी नाहली का जिक्र नहीं होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की होगी, 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये कानून भी मंजूर हो गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब इस बिल पे भी दस्तखत कर देंगे, इस तरमीम पे भी दस्तखत कर देंगे, जिसके बाद इमरान खान साहब के सबसे बड़े सियासी हरीफ नवाज शरीफ और उनकी अपनी पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल खान साहब के साबिक दस्ते राज, बड़े अहम दोस्त थे खान साहब के, जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को प्रमोट करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए अपना खून पसीना एक किया था, लेकिन बाद में राहें क्यों जुदा हुई ये किसी से ढका छुपा नहीं। लेकिन ये जो आज कानून साजी कौमी असम्बली से प्रूव कराई गई है, उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं, जहांगीर तरीन जो हैं, उन पर जो पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेने की पाबंदी है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये नाज़रीन पाबंदी ज़ाहिर सी बात है कि जब ख़त्म होगी तो खान साहब को ज़ाहिर सी बात है कि एक तरफ नून लीग की पार्टी है, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी बना चुके हैं और ख़ान साहब की पार्टी के बहुत सारे पंछी इधर से उड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। तो खान साहब के लिए ये डबल सियासी झटका। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा क्योंकि जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, उसमें 2 मज़ीद दरख्वास्तों का इजाफा हो गया है। तो अगर इस तरीके से कवानीन चैलेंज हो सकते हैं, सिविलियन के कोर्ट मार्शल का फैसला चैलेंज हो सकता है, तो लाजमी सी बात है लायर जो फोरम है, जो PTI का विंग है, उसकी छतरी के नीचे हो सकता है कि इस कानून साजी को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। देखना वो जमान बरदक साहब जिसका मैंने इंटरव्यू किया और वो दरख्वास्त लेके आए, लेकिन उनके पास दलाइल नहीं थे जो अली ज़फ़र साहब ने दिए। अली ज़फ़र साहब के दलाइल को उन्होंने अडॉप्ट किया। अब सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके साथ जुनैद रज़ाक साहब ने सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। ये दोनों दरख्वास्तें कल टेकअप की जाएंगी। तो इस किस्म के जो दरख्वास्त गुजार हैं वो इस कानून साजी को भी चैलेंज करेंगे कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होना चाहिए, ताहयात नाहली का खात्मा करके 5 साल की मियाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखना ही होगा, वैसे तो कोई बैत नहीं कि ये कानून साजी चैलेंज हुई तो सुप्रीम कोर्ट में टेकअप ना हो, लेकिन देखना ही होगा कि कब तक इस कानून साजी को चैलेंज किया जाएगा। दूसरी जो हमारी अगली खबर है वो है फ़ौजी अदालतों के हवाले से। फ़ौजी अदालतों के हवाले से नाज़रीन दरख्वास्तें आई, उनकी तादाद अब बढ़ के 6 हो चुकी है। पहले 4 दरख्वास्तें थीं जिसमें एतजाज़ अहसन साहब हैं, जवाद ख़ादर साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं, इसके साथ करामत अली खान साहब के साथ मुश्तरका दरख्वास्त गुजार हैं जो कि सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त है, और तीसरी इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, चौथी इमरान खान साहब की है, 5वीं जमान बरदक साहब की है और छठी जो है जुनैद रज़ाक साहब की है। इन दरख्वास्तों पर नाज़रीन जो पहली समाअत हुई, जो 4 दरख्वास्तों के ऊपर इब्तदाई समाअत में जस्टिस काजी फैसल साहब को और सरदार तारिक मसूद साहब को बेंच में शामिल किया गया। तो पहली समाअत जो 22 जून को हुई उसका क्या एपिसोड हुआ वो आप उसका रिज़ल्ट देख चुके हैं। उसका नतीजा सामने आ चुका है कि जस्टिस काजी फैसल साहब ये कह के बेंच से उठ के चले गए कि जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके बाद तो ये बेंच बंदयाल साहब अकेले बना नहीं सकते। तो ना मैं इसको बेंच मानता हूँ, ना मैं इसको अदालत मानता हूँ, और मेरा एक मौक़िफ़ है कि जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके ऊपर जो हुक्म इम्तना दिया गया है वो हुक्म इम्तना हो नहीं सकता, और वो हुक्म इम्तना जो जजेस है उसके ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होता। इनका आर्टिकल 189 बड़ा वाज़ेह है। तो बेंच उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद सरदार तारिक मसूद साहब ने भी बेंच छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो 9 रुकनी बेंच जब सुकड़ के वो 7 रुकनी बेंच बन गया। अब इसमें जब 7 रुकनी बेंच दोबारा आके बैठा तो मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि मेरी जवाद खालिद साहब के साथ रिश्तेदारी है, रिलेशनशिप है, तो मेरी ज़ात पे अगर किसी को एतराज़ हो तो अभी इब्तिदा में बता दें, आगे चल के फिर बताने का फ़ायदा नहीं होगा। अभी बता दें जिसको मुझ पर एतराज़ है, बता दें भाई क्या एतराज़ है। तो एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब तो दोनों हाथों से कहते रहे कि हमें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो सबकी जिम्मेदारी लेके कह रहे थे कि किसी को आप पे कोई एतराज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कोई एतराज़ नहीं उठाया। इसके ऊपर हमारे कुछ दोस्त बातें करते रहे कि अटॉर्नी जनरल साहब को मंसूर अली शाह साहब पे एतराज़ उठाना चाहिए था। हालांकि AG साहब का एतराज़ उठाना
बेंच के ऊपर मेरे ख्याल से नहीं बन रहा था इस मौके के ऊपर इस केस में। लेकिन अब ये खबरें नाज़रीन सामने आ रही हैं कि इस केस में जो 3 वकला की खिदमत हासिल की गई, जिसमें इरफान कादिर साहब हैं, फ़ारूक नसीम साहब हैं और शाह खावर साहब हैं। वैसे आपको नाज़रीन यही बता दें कि मुझे जो है फ़ारूक नसीम साहब उनकी कन्फर्मेशन हो चुकी है, वो कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस केस में सदारत करेंगे। शाह खावर साहब ने अभी मुझे कन्फर्म नहीं किया और इरफान कादिर साहब के साथ जो मेरी बात हुई उनकी बातों से लगता है कि वो कन्फर्म हो चुके हैं। लेकिन मैं जो ने कहा कि मैं किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, मैं आके आपके साथ यानी मेरे साथ बात करता हूँ। लेकिन ये 3 वकला कल आ रहे हैं और इन वकला के इंडक्शन के हवाले से अभी ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पहले जो मंसूर अली शाह साहब ने पूछा था कि किसी कोई एतराज़ है जब बता दिया जाए, तो वो तो उन लोगों की तरफ से कहा गया था कि हमें मंसूर अली शाह साहब पे कोई एतराज़ नहीं, बेंच पे कोई एतराज़ नहीं, जो मौजूद थे। लेकिन उस केस की उस रोज़ की समाअत के बाद जो फ़रीक़ैन को नोटिस किए गए, राना सनाउल्लाह का किया गया, ख्वाजा आसिफ को किया गया, बाकी फ़रीक़ैन को किया गया, वज़ीर आज़म को किया गया, तो कल के केस में इस बारे में कहा जा रहा है कि जो इरफान कादिर साहब हैं और कुछ बल्कि इरफान कादिर साहब के हवाले से ज़्यादा बात की जा रही है कि वो आके बेंच की कंपोजिशन के ऊपर उनकी आइनी और कानूनी हैसियत पे सवाल उठा सकते हैं। और ये सवाल उन्होंने किसी टीवी टॉक शो में भी उठाया है, टीवी प्रोग्राम में भी उठाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके बाद तो इस बेंच का जी बनाने का जो तरीक़ाकार है वो तो एक कमेटी है। अगर उस कमेटी ने ये बेंच नहीं बनाया तो फिर इस बेंच की कोई हैसियत नहीं और इस बेंच का फैसला भी नहीं माना जाएगा। और कुछ ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है बराह रास्त जो है मंसूर अली शाह साहब पर भी जो है वो एतराज़ उठा दिया जाए। तो ये वाइब्स आ रही हैं कि ये जो एतराज़ उठेगा या मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ उठाया जाएगा या बेंच की आइनी कानूनी हैसियत पर एतराज़ उठाया जाएगा, तो मंसूर अली शाह साहब के बेंच छोड़ने के कभी इम्कान है। और याह्या अफरीदी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी बेंच छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं उनकी हद तक मुत्तफ़िक नहीं हो रहा, ख़ुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा कि याह्या अफरीदी साहब किस नुक्ते के ऊपर बेंच को छोड़ जाएंगे। हो सकता है कि बेंच की आइनी और कानूनी हैसियत के हवाले से अगर आर्गूमेंट आए उससे अगर सेटिस्फाइड हुए तो हो सकता है छोड़ जाएं। लेकिन जो कुछ भी है नाज़रीन, ये जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और बेंच के टूटने का इम्कान जारी किया जा रहा है, इस हवाले से हतमी जो पोजीशन है, कल जब 9:30 बजे इस केस की समाअत होगी, कल की समाअत से सब कुछ वाज़ेह होगा जब ये वकला अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो 7 रुकनी बेंच के सामने रखेंगे। अब आ जाते हैं जो नवाज शरीफ से मुतल्लिक़ ख़बर है, जो अहम मुलाकातें हुई हैं कि मुक़्तदर हलकों ने क्या पैगाम पहुँचाया है। एक तो नाज़रीन ख़बरें ये चल रही हैं कि जो कौमी असम्बली है, वैसे तो ये ख़बर आपके साथ हम पहले भी शेयर कर चुके हैं ज़राए को कोट करके, लेकिन अब ये ज़बान ज़द आम हो गया है कि जो कौमी असम्बली है वो अपनी मियाद से 1 हफ़्ता पहले तहलील कर दी जाएगी। 8 या 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील होगी। और जो इलेक्शन है ये भी हमने आपको बताया था कि नवंबर के पहले या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इलेक्शन जो है वो नवंबर के पहले हफ्ते में जो है वो करवाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन अब ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो कानून साजी आज पार्लियामेंट से पास करवाई गई है और ये जो कौमी असम्बली तहलील करने का फ़ैसला किया गया है 1 हफ़्ता पहले, तो नवाज शरीफ की भी जुलाई या अगस्त में वापसी हो सकती है। और वापसी के हवाले से अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लीगल टीम भी तश्कील दे दी है, तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल की जाएगी। वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो अदालत में जाके, जिस तरह से शजीर मेमन ने हिफाजती ज़मानत हासिल की थी उस तरीके से ज़मानत हासिल की थी, उसी तरीके से नवाज शरीफ जो है वो ज़मानत हासिल करेंगे। अब इसमें ख़बर क्या है? ख़बर नाज़रीन ये है कि नवाज शरीफ साहब दुबई पहुँच चुके हैं और दुबई से वो सऊदी अरब भी जाएंगे। शाही जो ख़ानदान है दुबई का और सऊदी अरब का, उनके साथ ख़ुसूसी मुलाकातें भी करेंगे। लेकिन यहाँ से मरीम नवाज़ साहबा रवाना हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते जब मरीम नवाज़ साहबा कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में मौजूद थी, तो मरीम नवाज़ के इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के साथ साथ मरी में मुक़्तदर हलकों के साथ, मुक़्तदर हलकों के आम शख्सियात के साथ मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की गई, बातचीत की गई, मशावरत की गई। और ये ख़बर तारिक अज़ीज़ साहब की है, उनको इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए, रोज़नामा दुनिया न्यूज़ में होते हैं। उनका ये दावा है कि जो मरीम नवाज़ साहबा दुबई रवाना हुई हैं, ये वहाँ पर जो मैसेज है अपना जो मुक़्तदर हलकों के साथ उनकी मुलाकात हुई है वो पैगाम नवाज शरीफ को पहुँचाएंगी। नाज़रीन, मैंने वक्फ़ा इसलिए लिया था क्योंकि एक मैसेज दोस्त ने भेजा था, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं अपनी रिलेशनशिप की वजह से रिक्यूज़ कर सकते हैं और हेयरिंग के दौरान किसी स्टेज के ऊपर या अफरीदी साहब भी जो है वो बेंच से अलग हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात से मैं इत्तफाक़ नहीं करता, पहली बात से इत्तफाक़ कर सकता हूँ, लेकिन असल जो पोजीशन है वो कल ही पता चलेगी। बाकी मरीम नवाज़ ने जो मुलाकातें वहाँ पे की हैं, तो वो तारिक अज़ीज़ साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे मुलाकातों में जो मैसेज दिया गया है, जो बातचीत हुई है,
उन तमाम चीज़ों के हवाले से, तमाम डिस्कशन के हवाले से, तमाम बहस व मुबासे के हवाले से, तमाम बातचीत के हवाले से या मुलाकातों में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, मरीम नवाज़ दुबई में अपने वालिद नवाज शरीफ को उन तमाम चीज़ों के हवाले से आगाह करेंगी। उन्हें एतमाद में तो नहीं लेंगे, एतमाद में तो ज़ाहिर सी बात है पार्टी के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने फ़ैसला करके सबको बताना होता है और उस पर सबको एतमाद करना होता है।